खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको बजट के खुसूसी प्रोग्राम में। बजट जो करीब आ रहा है वैसे वैसे कुछ खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं। टैक्स कलेक्शन पर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब एक डिबेट की सूरत में मुख्तलिफ फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। जैसा कि IMF का रेवेन्यू हदफ जो है वो पाकिस्तान के लिए वो मुकर्रर करना चाह रहा है 5100 अरब रुपया, और पाकिस्तान के लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप 5100 अरब रुपये का टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा करें। और आप जानते हैं कि पिछली मरतबा 5500 अरब रखा गया, रिवाइज़ किया गया 5200 अरब पर, लेकिन इकट्ठा हो पाया सिर्फ 3900 अरब रुपये तकरीबन, यानी आप 1000 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है इसमें। अब अगले साल का जब हदफ मुकर्रर करना है तो हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल है कि वो 4700 अरब से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकती, लेकिन FBR इस फिगर से भी इत्तफाक नहीं कर रहा, और FBR का ख्याल है कि ये 4400 अरब से ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हकीकत में ये कितना इकट्ठा किया जा सकता है वो इस साल तो अंदाज़ा हुआ है कि शायद 3900 अरब रुपया, लेकिन बहरहाल IMF का इसरार है कि ये 5100 अरब रुपये का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो रखा जाए। इस ज़राए से अब तक हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा जो आलमी बैंक है वो पेशगोई कर रहा है कि आइंदा साल पाकिस्तान की GDP जो ग्रोथ है वो -1% रहेगी। अब हम इसका हदफ मुकर्रर करने जा रहे हैं 2.3%, और पेशगोई इस पर की जा रही है -1%। इस पर हमारे माहिरीन क्या राय रखते हैं कि हकीकी शरह-ए-नमू क्या रहने की तवक्को है, इस पर कुछ बात करते हैं। फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने के लिए, सरकारी मुलाजमीन का की हर साल बजट पर इस लिहाज से नज़र होती है कि तनख्वाहों में इजाफा कितना हो रहा है। अब उसमें भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि IMF की एक शर्त यह भी है कि आप जो है वो तनख्वाहों को मुंजमद कर दें, इसको मत बढ़ाएं। अब हुकूमत इसको IMF से मनवाने की कोशिश तो कर रही है कि वो इस शर्त में नरमी करे, और साथ ही मुतबादल ऑप्शन पर भी गौर कर रही है, जैसा कि इस मामले को सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए और तब जाकर फैसला किया जाए, या फिर ये कि जो सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन हैं उनके सिर्फ अलाउंसेस में इजाफा कर दिया जाए। तो दीगर मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। तो ये हतमी नहीं है, लेकिन कुछ ज़राए से खबरें भी आ रही हैं कि 15 से 20% तक तनख्वाहों या जो पेंशन हैं उसमें इजाफा करने का बहरहाल हुकूमत फैसला कर लेगी। अब हकीकत क्या है, और अगर ये नहीं होता, मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं होता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे सामने फिगर्स आ रही हैं बेरोज़गारी के हवाले से भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 10 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए हैं या हो जाएंगे। दूसरी तरफ असद उमर साहब कहते हैं कि हमारे पास बेरोज़गार अफराद का डेटा, बेरोज़गार अफराद का कोई डेटा नहीं है कि और कितने लोग रोज़गार पर हैं उसकी भी सही आदाद शुमार हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस सारी सूरत पर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर आगाज़ करेंगे टैक्स कलेक्शन के अहदाफ से। इस मामले का ताल्लुक नए टैक्सेस के साथ है, और नए टैक्सेस का ताल्लुक हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ के साथ है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मामला, और इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत मारूफ माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं, एक मरतबा फिर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। अशफाक तौला साहब आपको भी दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स के और मेंबर रेवेन्यू रहे हैं। मैं शाहिद बशीर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुझे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये एक डिबेट शुरू हो गई। IMF चाहता है कि टैक्स जो रेवेन्यू का अहदाफ है टैक्स कलेक्शन का, वो हदफ रखा जाए 5100 अरब रुपये का। हुकूमत इससे इत्तफाक नहीं कर रही, और हुकूमत जो है FBR को भेज रही है वो कुछ 4700 अरब रुपये का भेजना चाहती है, लेकिन FBR को इस फिगर पे भी एतराज़ है और वो समझते हैं कि 4400 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और हकीकत ये है, हम पहले भी एक प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि हकीकत ये है कि इस मरतबा तकरीबन 3900 अरब रुपये इकट्ठा हुआ है। अब आप मान लीजिए कि चलें कोरोना की वजह से हुआ है तो कोरोना तो कंटिन्यू करेगा, और अगर कोरोना ना आता तब भी ये 4200 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो अगले साल में हम कितना कर पाएंगे। आपके ख्याल में 5100 अरब रुपये की जो फिगर है पाकिस्तान के लिहाज से वो रियलिस्टिक है सर? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, एक सेकंड के लिए अलग रख दें। हम ये देखें कि हमारी पोजीशन क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैं फिगर लेता हूँ जो भी आपने कही, 4800 अरब रुपया, उसमें से 57.5% सूबों को चला जाएगा, वो होगा तकरीबन 2700 अरब रुपया। तो वफाक के पास बचते हैं 2100 अरब रुपया, और कर्ज़ों पर अगर आप सूद ले लें और दफ़ा ले लें तो वो बनता है 4000 अरब रुपया। इसका मतलब ये है कि 2100 रुपये वफाक के पास हैं, और 4000 अरब रुपये तो उनको सिर्फ कर्ज़ों में सूद देना है और दफ़ा करना है, और बाकी मुल्क कैसे चलाना है ये एक मसला आएगा। तो एक तो ये इशू है, इसको हमेशा हमें जहन में रखना है कि मुल्क तो हमारा है, हमें सोचना है, एक चीज़। दूसरी ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो है, क्योंकि आमदन लोगों को नुकसानात हुए हैं, मईशत को नुकसान हुआ है, तो इनकम टैक्स तो बहुत ज़्यादा वसूली में बढ़ाने में मुश्किलात पड़ेंगी। मगर एक सवाल पैदा होता है
कि पाकिस्तान कोई 13 या 14 टैक्स एमनेस्टी स्कीमें लेकर आया। अगर तमाम पिछली को भूल जाएं, जो लास्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम इमरान खान साहब खुद लाए थे, उसके अंदर ये लिखा था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनकी असासे ज़ब्त कर ली जाएंगे, उनकी नस्लें रोएंगी, और कानून में वो रखा गया था। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि जो काम कभी नहीं कर सके वो हम कर लें, यानी वो असासे एसेट्स जिनकी डिटेल्स हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिस पर मैं कहता हूँ जब्त ना करें, उस पर टैक्स लेने के लिए अप टू 70% पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश मौजूद है। तो मेरा कहना ये कि जब आपके पास मईशत मुश्किलात का शिकार है, गरीब लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि जो नाजायज़ असासे हमारे पास हैं, लोगों के पास, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिन्होंने बार बार टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि उनको 100% यकीन है कि जो हुकूमत कुछ नहीं करेगी और अगली टैक्स एमनेस्टी आ जाएगी। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमने प्रॉपर्टी पे 1.5% दिया, वो तो दुनिया में कहीं नहीं दिया गया, वर्ल्ड में नहीं दिया गया, पाकिस्तान में नहीं दिया गया। तो इतनी ज़्यादा मराद देने के बावजूद अगर ये लोग बज़िद हैं, तो हमें अपने मुल्क को चलाना है, हमें आवाम को देखना है, मईशत को तरक्की देना है। तो मैंने उसका अंदाज़ा लगाया है तकरीबन 900 बिलियन रुपीज़ जो बग़ैर अदालतों के पास जाए मिल सकता है। और मुल्की कानून के तहत एक मिसाल मैं दे दूँ, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया नेशनल सेविंग में पड़ा है, उसने डिक्लेयर किया 25,000, तो क्या मुश्किल है हुकूमत के पास कि उसको नेशनल सेविंग के खत लिख दे कि जनाब आपको एमनेस्टी भी दी गई, आपका ये 1 करोड़ है, इस पर मुल्क के कानून के तहत ये टैक्स बनता है। और अशफाक तोला साहब हैं, उनको पता है कि कानून ये है कि आप 100% ले सकते हैं उसके जुर्माने के तौर पर। उन्होंने तो जब्त करने का कहा था, मैं कहता जब्त ना करें, तो 900 अरब तो ये ले लो ना, ताकि हालात बेहतर हों। ये क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान टैक्सों की वसूली में आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले सूबों ने ये NFC अवार्ड जब से आया था, कोई 800-900 अरब रुपए फाजिल बजट दिए, हालांकि उनको पैसा पूरा नहीं मिलता रहा वफाक से, उसके बावजूद भी वो खर्च नहीं करते, वफाक को वापस करते हैं ताकि उनको टैक्स ना लगाना पड़े, और वफाक को कहते हैं जी आप फाजिल बजट ले लें और हम तालीम और सेहत का बजट कम कर देते हैं। अब मेरे मुल्क के सामने जो इस वक्त मसला है, मैं आपको आज बता दूँ, देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि आज एक बिल्डिंग जो कल गिरी है, उसमें 400 गज में के फ्लैट में ऊपर 8, एक फ्लोर पर 8 फ्लैट थे, तो 8 फ्लोर में अगर 5 आदमी रहते हैं तो उनसे कौन सी आप सोशल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, उनसे आप कैसे कहेंगे कि यार घर से बाहर ना निकलो। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि 23 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, उनको आपने 1600 अरब रुपया तालीम और सेहत की वजह में कम दिया हुआ है, और अस्पतालों से लोग वापस जा रहे हैं। तो ये चीज़ें रख के अब जो हमारे मसला वही है कि हुकूमत के इकट्ठे क्या करेगी, तो आपने खुद बता दिया कि जितने पैसे हुकूमत इकट्ठे करती है वो तो कर्जों की अदायगी में और उसके अलावा दिफा में खर्च हो जाता है, तो बाकी करने के लिए हुकूमत के पास पैसे कहाँ बचते हैं। अब मुझे अशफाक तोला साहब एक तो ये बताइए कि अगर यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला दरपेश है कि हमारे पास दिफा पे खर्च करने के बाद और इसके अलावा जो कर्जे अदा करने हैं उनकी किस्तें देने के बाद पैसे नहीं बचते, तो या तो फिर आप नोट छापेंगे जो कि छापे जा रहे हैं, और या फिर आप कर्जे लेंगे, मजीद कर्जे लेंगे, और जब मजीद कर्जे लेंगे तो ज़ाहिर है उसकी मजीद अदायगियाँ करना होंगी, तो कर्जे भी लिए गए हैं, पिछले 2 साल में लादादाद कर्जे लिए गए हैं। तो ये नोट छापना और कर्जे लेना, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ में वो जो पहला सवाल था मेरा, जो मैंने डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से पूछा था कि कितना टैक्स कलेक्शन का हदफ आप रख सकते हैं, ये 5100 की फिगर आप, ये मुमकिन है कि इब्तदाई तौर पर मान जाएं IMF की बात और फिर दिसंबर में चले जाएं उनके पास कि इसको रिवाइज कर दें, कुछ इस तरह करेगी हुकूमत या क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। बेसिकली इशू ये नहीं है IMF क्या कह रहा है, पहले आप ये देख लें। IMF कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट जो आपने हमसे एग्री किया था एग्रीमेंट के टाइम पे 0.4%, उस पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। प्राइमरी डेफिसिट पे रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट तो उन्होंने सिक्योर कर ली, चाहे क्या भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्कअप रखें, तो वो कहते हैं जी वो तो आप पे कर दें, और बैलेंस जो आपके पास बचा हो उससे ज़्यादा आप खर्चे नहीं कर सकते 0.4% से ज़्यादा GDP के। अब 0.4% आपके लिए नामुमकिनात में से है कि आप इस पर अमलदारी कर लें। सबसे पहली बात यह है कि FBR क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है और IMF क्या कह रही है। FBR वही कह रहा है कि जी हमें 3900 हमारे इस साल हम कलेक्ट कर लेंगे, अभी वो भी हुआ नहीं है, अल्लाह करे वो हो जाए, और उसमें भी अगर मैं शायद 1125 SRO 1125 के रिफंड या मैं दूसरी
अपना जो एडवांसेस इन्होंने लिए हुए हैं उसको एडजस्ट कर लूँ तो मेरा ख्याल है ये 3,900 भी नहीं रहेगा। अच्छा, उनका ये कहना है कि 8% हमारी इन्फ्लेशन होगी और 2% हमारी GDP ग्रोथ। तो अगर मैं 10% करता हूं तो 3,900 को मैं अगर 10% इजाफा करूं तो 4,300 तो वैसे ही हो जाएंगे। तो हमें अगर इस मईशत से कुछ मिले या ना मिले या हमारी एफर्ट्स हो या ना हो, ये ऑटोमेटिक 4400 या 4300 का हदफ आ जाएगा आपको। गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लें और आप इसको मजीद बढ़ाएं और आप इसको 4,700 अरब कर दें। IMF ये कह रहा है कि आप 0.4% आपका जो ओरिजिनल हमारा एग्रीमेंट है प्राइमरी डेफिसिट को आप हमें करके दें, और अगर आप उसको अडेयर करते हैं तो आपको मिनिमम, अगर आप 7.1% टोटल GDP का डेफिसिट रखते हैं तो आपको 5100 बिलियन करना लाजिम है। अब 4300 और 5100 के दरमियान 800 अरब का हदफ का एक बहुत बड़ा गैप है, और ये इतना बड़ा गल्फ नए टैक्सेस लगाने के बाद या टैक्स रिफॉर्म्स पे अमलदारी के अलावा मुमकिनात में से नहीं है। अब आपका दूसरा सवाल आप आ जाए कि ये 800 अरब मैं कहाँ से लाऊं, और 800 अरब लाने के लिए या तो आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जो आपके शेल्फ में पड़ी हुई है। टैक्स रिफॉर्म कमीशन की इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट जिसको IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने सराहा, और वर्ल्ड बैंक यहाँ तक मुझे कह गया कि जी 65 ममालिक की रिपोर्ट में सबसे बेस्ट आपकी रिपोर्ट थी, मगर हमारा लाल फीता जो है वो उस पर फीता लगा के काटने को तैयार नहीं है, ना हमारा पॉलिसी बोर्ड इफेक्टिव हुआ। उस पर हमने बड़ी मेहनत की, 3-4 लोगों ने, मेरा ख्याल है हमें ये क्रेडिट गया, और हमें लोगों ने ये भी कहा कि अगर $1 मिलियन भी अगर हम फीस खर्च करते तो ये नहीं होता। मैं अल्लाह का शुक्र था आपके इस वतन के हमारे लोगों ने, मुहिब वतन लोगों ने ये कर दिया ये काम, मगर अब इस पर कोई अमलदारी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ना मानू वाली बात है। दूसरा ये है कि जो आपके पास जैसे ट्रेस एंड ट्रैकिंग है, 160 अरब आपका खा के जाता है, आप उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। कस्टम्स के रिफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग अगर आप देखेंगे कि आपको गामा स्कैनर्स वगैरह लगाने आप नहीं लगा रहे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो आप नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिवनेस आएगी, कि लॉकडाउन का अगर आप कर लेते तो शायद अगले साल मईशत पे इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ता जितना अब आप समझ रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन करते तो 2 महीने की कॉस्ट आपकी आती कोई 1000 अरब के करीब, 1 ट्रिलियन जिसको हम कहते हैं जी। और ना करके मैं समझता हूँ आपकी इकोनॉमी को कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा आएगी। अब आप समझ रहे हैं जो आप कह रहे थे शरह नमू आपकी -1% रहेगी, मैं कहता हूँ ये गलत अहदाफ है। वर्ल्ड बैंक और IMF को ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। अच्छा, इस पर ये GDP पर सर मैं अगर आप इजाजत दें तो GDP में आता हूँ, जरा इस टॉपिक को मैं कंक्लूड कर लूँ जी। मैं तौला साहब जी, मैं GDP वाले मामले पर आपके पास आ जाता हूँ, जरा शायद बशीर साहब को ले लूँ पहले मैं इस पर। शायद बशीर साहब आप तो इनकम टैक्स और टैक्स कलेक्शन के हवाले से काफ़ी चीज़ों को जानते हैं। एक तजवीज़ जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 900 अरब रुपए तो सिर्फ उन लोगों से इकट्ठा किया जा सकता है जिन्होंने अपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया और उनकी जायदादों की तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं। आप जब्त ना भी करें उस पर उनसे फ़ाइन करके या उसका कुछ हिस्सा वसूल करके 900 अरब रुपये इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये क्या अमर माने हैं हुकूमत के यहाँ? रुकावट क्या होती है इसको जो अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये करेंगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्रॉपर प्लानिंग की शदीद कमी है हमारे यहाँ, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि इतने बड़े सेटअप जो मौजूद है, ऑडिट का सेटअप मौजूद है, कॉर्पोरेट जोन है, LTU है, नॉन कॉर्पोरेट जोन है, वहाँ पे ऑडिट हो रहा है। ऑडिट में से हासिल क्या हो रहा है? कभी ये किसी ने आज तक देखा है कि ऑडिट जब आप कर रहे हैं या 122(5) अमेंडमेंट वगैरह कर रहे हैं उस पर टैक्स एब्रप्टली लगा दिया जाता है? तौला साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आपकी 90% कम अज़ कम डिमांड जो क्रिएटेड है ना वो रिकवर नहीं होती। 90% डिमांड आपकी जो क्रिएट होती है वो इलीगल होती है, अनलॉफुल होती है, इन्फ्रक्चुअस होती है। अब उससे हासिल क्या है? आज तक कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की है कि ये तो एग्जामिन कर लें कि जो बड़े बड़े केसेस में डिमांड क्रिएट हो रही है, जो ऑडिट से है, वो अपील में अगर ख़त्म हो रहे हैं तो क्यों ख़त्म हो रहे हैं?
क्या कभी इस मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी उन ऑफिसर्स की हुई है आज तक कि जिन्होंने इलीगल डिमांड क्रिएट की, जिन्होंने लॉ का गलत इस्तेमाल किया? मैं आपको बेशुमार केसेस दिखा सकता हूँ जिसमें कि लॉ का टोटल गलत इस्तेमाल हुआ है और कोई इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो बजाय ये कि आप सारा जोर दें कि जी ऑडिट करें, 122(5)(a) लगाएं, ये करें वो करें, आप अपनी प्लानिंग करें। और ये मैं आपको बता दूं असद साहब जी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास इतनी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन प्रायोरिटीज सेट करने वाली बात है और उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने वाली बात है। मुझे ये मालूम है कि अगर डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पेजारो की मौजूद है, लैंड क्रूजर की मौजूद है, तो वहाँ से नोटिस किस चीज़ के जा रहे हैं? मेहरान के जा रहे हैं कि जी आपने 5 लाख की गाड़ी मेहरान 6 लाख की कहाँ से खरीदी। मैं नहीं ये कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा करप्शन हो रही है। नहीं असद साहब, ये चीज मुझसे बिल्कुल ना कहलवाएं। आपको कहना चाहिए सर, आप थोड़ा सा ब्रेव हो ना, आप सिस्टम की खराबियों को दूर करने के लिए ही तो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो किए जाते रहे। आप कहें कि करप्शन हो रही है अगर आप जानते हैं तो? नहीं, मैं करप्शन का लफ्ज नहीं यूज करूंगा, मैं तो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग का लफ्ज यूज करूंगा कि यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं होती है। मैं फिर आपको ये लफ्ज यूज करूंगा कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं FBR जो है, मैंने कई दफा तजवीज़ दी, मैंने सजेस्ट किया, मेंबर्स को सजेस्ट किया कि बरए मेहरबानी आप हाईएस्ट डिमांड के ऑर्डर मंगाएं। आप जो बार बार कहते हैं जी कमिश्नर अपील ख़त्म कर देते हैं, डिमांड को ट्रिब्यूनल ख़त्म कर देते हैं, आप मंगाकर पढ़े तो सही वो ऑर्डर क्या है, मंगाकर देखें तो सही कि किसने कैसे ख़त्म किया है, क्या डिपार्टमेंट ने गलत डिमांड क्रिएट की है, क्यों नहीं। कभी रेशो तो चेक करें किसी चीज़ का। और आपको ये भी मैं बता दूं कि और सब इत्तेफाक करेंगे कि आपकी 85-90% तो टैक्स अपने आप आ जाता है, तो फिर इतना बड़ा सेटअप बैठा क्या कर रहे हैं और हासिल उसमें तो क्या हो रहा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल रीमॉडलिंग की ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपने कहा कि प्लानिंग का शदीद फुकदान है, प्लानिंग नहीं होती, तो मगर शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि ये प्लानिंग जो है ये फिर वजारत ख़जाना क्या कर रही है, फिर ECC क्या कर रही है, या जितने इदारे आपके बनाए हुए हैं या फाइनेंस कमेटीज़ हैं, ये क्या करते क्या हैं बैठ के? अगर प्लानिंग ही नहीं हो रही तो चलें, अमल दरामद तो बात की बात है, कम से कम प्लानिंग तो कर सकते हैं, वही आप कह रहे नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। और देखिए ये सिस्टम जो है ना जी, ये सिस्टम पहले मैं ये बात बताऊं, ये सिस्टम जो है ना, ये जब हम सर्विस में आए थे तभी सिस्टम चल रहा था, जब सर्विस में नहीं थे उससे पहले लोगों से बात सुनते थे तभी यही था, और लगातार थोड़ी चेंजेस करके हर सिस्टम फेल हुआ है, कोई सिस्टम कामयाब नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर प्लानिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको मुख्तसर सी बात कर दूं, फिर आगे आपने तोला साहब से बात करनी है जी। मैंने ये सजेस्ट किया कि आप बरए मेहरबानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें स्पेशलिस्ट पैदा करें। इन्होंने करोड़ों रुपया ट्रेनिंग पे ज़ाया किया, कोई MBA की ट्रेनिंग दिलाई, वहाँ पे भेजा और लम्स में ट्रेनिंग दिलाई और सब कुछ, कोई हासिल नहीं होता, करोड़ों रुपया ज़ाया किया। डिपार्टमेंट में इन हाउस ट्रेनिंग कराई, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो पैसे ज़ाया किए। मैंने ये सजेस्ट किया था कि जैसे एक शख्स MBBS करता है, वो एक जनरल एक डॉक्टर है बस, उसके बाद कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो आप बरए मेहरबानी जो ऑफिसर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं उनको आप उनमें से स्पेशलिस्ट तैयार करें, कोई टेक्सटाइल का स्पेशलिस्ट तैयार करें, कोई बैंकिंग का स्पेशलिस्ट तैयार करें, कोई सीमेंट का तैयार करें, कोई मुख्तलिफ सेक्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स का तैयार करें, और उनको फिर ट्रांसफ़र मत करें। वो उनको एक चीज़ का पता हो और उनको पता हो कि सारा कहाँ से लीकेज है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जितनी ट्रेनिंग अटेंड की बाहर, उनमें जब भी बात हुई उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में तो जब एक बंदा स्पेशलिस्ट बन जाता है, एक ऑफिसर, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? एक नया ऑफिसर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, आप उसको LTU में लगा देते हैं साल बाद, उसको तो अकाउंट भी नहीं देखने आते, उसको तो अकाउंट सही है। लेकिन ये जो आपकी तजवीज़ है ना कि एक शख्स को एक चीज़ का एक्सपर्ट कर दें, उसको एक चीज़ का जुजियात का पता हो, फिर उसको ट्रांसफ़र ना करें, तो अनफॉर्चुनेटली फिर होता क्या है, फिर जब वो एक चीज़ को जानने लगते हैं तो फिर वो लैंड क्रूजर की जगह मेहरान का नोटिस भेजते हैं। ये फिर ताल्लुकात कायम हो जाते हैं ना, फिर वहाँ से करप्शन का आगाज़ होता है। तो ये भी तो इसके ड्रॉबैक्स हैं। जब आप ये देखें आपको चांस तो लेना पड़ेगा ना, आप स्पेशलिस्ट पहले तैयार तो करें। आपने जिंदगी में आपकी सारी उम्र गुजर गई, आपने किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट तैयार नहीं किया। मुझे बता दें कौन सा तैयार हुआ? मैं तो डिपार्टमेंट में 35 साल गुजारे हैं, मुझे पता है कि कोई चीज़ का स्पेशलिस्ट तैयार नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा चले, मैं इससे पहले कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के पास आऊँ, मुझे एक चीज़ अगर अशफाक थोड़ा सा पहले बता दें, फिगर शेयर कर दें कि पिछले एक साल में
कितने नोट छापे गए हैं पाकिस्तान में और कितने कर्जे लिए गए हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है असदुल्ला खान जी। 1.1 ट्रिलियन आपने नोट छापे हैं इन एक साल में, 11 मंथ्स, 11 महीने में। अच्छा, एक साल में। और पाकिस्तान की तारीख में ये हाईएस्ट नोट आपने छापे हैं 11 माह की किसी भी मुद्दत से ज्यादा। ये जो नहीं, मुद्दत एक साल में 11 महीने में ये मैक्सिमम जो एक साल में छपा है वो 777 बिलियन था, 777। अच्छा, ये मेरा ख्याल है 2016-17 में मेरा ख्याल हुआ था। इसके अलावा ये हाईएस्ट है। और ये जो इन्फ्लेशन की आपने पहले बात की थी, मैं उसको कता कलामी माफ, ये 1% आपका इन्फ्लेशन हिट करता है 490 बिलियन के नोट छापने पे। जो एक स्टैंडर्ड जो वेटेड एवरेज पे हमने सिमुलेट, ये दोहराइएगा जरा जुमला, आप क्या कह रहे हैं? हमने यही कहा था कि देखिए जी, अगर 490 अरब नोट आप छाप के मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं ना जी, तो अंदाजा है कि 1% इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाए, अफराते ज़र बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, बिकॉज के वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देता है और उससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो 1% तक के हमारा जो अंदाजा है 490 बिलियन का है, ये वेटेड एवरेज है। मगर ऐसे सिचुएशन में जहां पर के एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की कोई गुंजाइश ना हो, जैसे ये हालात हैं, अभी सारे लोग हैंड टू माउथ हैं और वो सेविंग एग्जॉस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं इसकी इम्पैक्ट जो होगी या 1/3 या 1/4 हो जाएगी। तो 500 बिलियन के अगर आप नोट छापते तो आपका इन्फ्लेशन 0.25 बढ़ता, और अगर आप 1000 बिलियन छापते और 2 महीने लॉकडाउन रखते, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं हमें, तो आप कोरोना पे भी कंट्रोल करते और 1000 अरब के अगर आपके छापते तो आपका 0.5% इन्फ्लेशन बढ़ता, जिसकी इक्विवेलेंस अगर मेरा ख्याल है आगे आप जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कभी इम्पैक्ट नहीं आता और बल्कि आपको बेहतरी मिलती। ठीक है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन हमने करके दी थी उसके अपना आपके सेंसस के सर्वे से और आपका हाउस होल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड सर्वे से। मगर अनफॉर्चुनेट है कि ये बात सुनी नहीं गई, और अगर ये उसको आप पहले तवज्जो दे देते अप्रैल के महीने में और रमजान के आखिरी महीने आखिरी अशरे में अगर आप ये ना खोलते, ये जिस तरीके से अंधाधुन आपने मार्केटें खोली हैं, तो मेरा ख्याल है कोरोना का इम्पैक्ट आपका सबसाइड हो रहा था। ठीक, अब आप खुद देखें, आपने ये एक रेथरिक थी हमारी कि हमारा जो छावड़ी वाला और दिहाड़ीदार, ये मुझे लफ्ज याद हो गए, बचपन से मैंने आज तक जितनी मरतबा नहीं सुने थे इतने मैं 2 महीने में छावड़ी वाले का लफ्ज और वो जो है ना दिहाड़ीदार का मैं लफ्ज सुन चुका हूँ। राइट सर। और आप ये देख लें, आप मीडिया हाउस हैं, आप पूरे पाकिस्तान में आपने अपने जितने भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आप उनको पूछें, वो आपको बताएंगे कि जितनी आपकी जो लो इनकम ग्रुप या स्लब्स जिसको हम कहते हैं, वहां जो ईद की शॉपिंग हुई है, रोटी लेने नहीं गए थे वो ईद की शॉपिंग करने गए थे कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, और उसकी वजह से आज ये जो कोरोना फैल रहा है और जो जिस तरीके से आपने ट्रांसपोर्ट खोला और जिसकी जो वायलेशन हुई। जी हाँ, इस पर सर मैं मैं कह रहा हूँ ये आपकी मईशत की सबसे बड़ी हिट है। जी जी, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, इसका कितना फर्क पड़ा? एक तो इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, दूसरी बात ये है, आपके ख्याल में ये 2.3% शायद हुकूमत इस दफ़ा हदफ मुकर्रर करने के लिए जा रही है जीडीपी का, और आप क्या इत्तफाक करते हैं आलमी बैंक से कि जी ये -1% रहेगा? आप इससे इत्तफाक करते हैं? और अगर 2.3 का फिगर है, क्या उसको हुकूमत जो है वो अचीव कर पाएगी? डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, देखिए, पहले मैं आपसे यह कर दूं, इस हुकूमत के दौर में अब तक 15 बिलियन डॉलर्स के कर्जे बढ़े हैं, जो कि बनते हैं 8.5 बिलियन डॉलर्स पर ईयर, 8.5 अरब डॉलर सालाना। इससे पहले के जो 10 साल थे उसमें बैरूनी कर्जे हमारे बढ़े थे 4.9 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। तो आप देख लीजिए तकरीबन दुगने हो गए। अगर आप टोटल कर्जों की बात करें तो जो पिछले 10 बरस थे उसका औसतन बढ़ा था 2300 अरब रुपया सालाना, और इनके हुकूमत में दौर में बढ़ गए हैं 12,900 अरब रुपया। और अगर मैं आपसे ये करूं कि ये जो 12,900 अरब बढ़े हैं 31 मार्च तक, ये आज़ादी के 64 ईयर्स के बाद 30 जून 2011 को जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जे थे वो थे 12,500 अरब। उससे ज़्यादा
इन्होंने जो है अपने 21 महीने में बढ़ा दिए। ये तो है बैरूनी कर्जों की और मुल्की कर्जों की। डॉक्टर साहब, ये जो इसकी जस्टिफिकेशन जो दी जाती है वो ये कि हम पर इतने कर्जे थे कि उनके किस्तें अदा करने के लिए हमें कर्जे लेना पड़े। देखिए, ये जो फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता कौम के साथ। मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कर्जे बढ़े। अगर आपने जो है $50 मिलियन का कर्जा लेके 50 मिलियन का अदा कर दिया तो आपके कर्जे नहीं बढ़ेंगे। मैं तो आपको फिगर दे रहा हूं कि जो कर्जों में इजाफा हुआ, आपने ये किया है कि 100,000 का अगर कर्जा लिया तो 600 वापस कर दिए तो 400 तो आपके बढ़ गए। मैंने जो फिगर दी है वो कर्जों में इजाफे की है, इसलिए ये कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, बड़ी मेरी मेहरबानी होगी। नंबर 1, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इजाज़त दें, जो टैक्सों की बात कर रहे थे, 2-3 जुमले में आपको बता दूं। देखिए, बात ये थी कि पहला मसला वो नहीं है मनसूबा बंदी का, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। पहला मसला ये है कि क्या कानून साजी हो गई है। मैं एक प्रोग्राम में था, उसमें एक खातून थी जो बिलियनर हैं और वो पार्लियामेंटेरियन भी थी। तो हमने उनसे ये कहा कि जो साहब आप कैमरे के पीछे खड़े हैं, इन्होंने आपसे ज़्यादा टैक्स दिया है। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, उर्दू में मतलब ये है कि मैंने मुल्की कानून के तहत टैक्स दिया है, आप कानून ठीक कर दें, मैं बना दूँगी। जब आपने टैक्स ही इफेक्टिवली नहीं लगाया हुआ, न वफाक ने लगाया न सूबों ने, तो मनसूबा बंदी की बात करना जो है मेरे ख्याल से सही नहीं है। असल मसला क्या है कि हमारा पॉलिटिकल विल नहीं है। अब आप देखिए, शहजाद अकबर साहब एक काम कर रहे हैं। जब आपको प्रॉपर्टी की डिटेल पता है, बैंक डिपॉजिट्स की डिटेल पता है, एक स्पेशल असिस्टेंट वहाँ भी बिठा दें और FBI से कहें कि जो आपने लेटर लिखे हैं वो और वो लिस्ट हमारे पास है, वो आप मुझे भेज दें। उनको ज़रा बड़े बड़े फॉलोअप तो कर लें, लेकिन वो तैयार नहीं है। और मेरे एक प्रोग्राम में, आपके एक प्रोग्राम था, उसमें एक सेनेटर ने कहा PTI के कि भाई हम क्या करें, जब हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। ये चीज़ है रिकॉर्ड पर। तो अगर आपने प्रेशर्स पर चलना है, पाकिस्तान में जितने फैसले हुए हैं अभी वो प्रेशर्स पर हुए हैं, वो मईशत के लिए नहीं हुए। तो इस हकीकत को आप तस्लीम कर लें। ये मेरा दूसरा नुक्ता है। तीसरा नुक्ता है कि मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि 24 वर्षों में पाकिस्तान से बैंकों के ज़रिए मार्केट से डॉलर ख़रीद के 160 अरब डॉलर बाहर गया है और आपके आज टोटल कर्जे हैं $110 अरब। तो क्या कोई सोचता है ये हुकूमत या पिछली हुकूमत कि अगर ये 160 अरब डॉलर नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो जाता तालीम के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, सेहत के लिए, तो 110 अरब डॉलर के कर्जे ही नहीं होते। और इसका चौथा पहलू ये है कि लोगों के पास पैसा था। ये 160 अरब डॉलर भेजा। आप मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं सर? कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल नहीं है, वो अलग है। ये है कि मेरे पास चोरी का, रिश्वत का पैसा था। मैं एक एक लफ्ज़ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप समझा कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे पास 10 करोड़ रुपए चोरी का था। मैं मार्केट में गया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर ख़रीदे। वो डॉलर ख़रीद के बैंक में रख दिए, फॉरेन करेंसी अकाउंट में, और बैंक को एक ख़त दे दिया कि पाकिस्तान के कानून के तहत मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर पैसा भेज दूँ। वो बैंक के ज़रिए बाहर चला गया। उसमें जायज़ पैसा भी था, नाजायज़ पैसा भी था, रिश्वत का पैसा भी था। तो मेरा कहना ये कि ये पैसा आमदनी हुई थी तो 160 अरब डॉलर गया है, कोई अलमिया के से तो नहीं आया था। तो ये कहना कि यहाँ गुर्बत है, पैसे नहीं है, ये सब गलत है। तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब डॉक्टर साहब तो ये हुआ ना कि 160 अरब डॉलर तो वो है लिमिटेड है, जिसकी तफसीलात हमें मालूम है। तो इसके अलावा जो गया है, जो अयान अली के जरिए गया होगा, जो लॉन्चों के जरिए गया होगा या किसी और तरीके से गया होगा, वो इसके अलावा है। फिर जो उन्होंने इन्वाइट किया था इसके लिए 150 अरब डॉलर वो है जो यहाँ से गया है गैर कानूनी तरीकों से, अंडर इनवाइसिंग के जरिए, हवाला से, जो आजकल मनी ट्रेड की बात हो रही है, वो तो 150 अरब डॉलर अलग है। मैं तो वो 160 बिलियन डॉलर है जो रिकॉर्डेड है बैंकों की उसमें है, और हुकूमत को पता है कि चोरी का पैसा भी है, ये रिश्वत का पैसा भी है, तो वो तो उनको भी नहीं पकड़ रहा है, उस कानून को भी नहीं बदल रहे। तो हमारी जो टैक्सों की वसूली नहीं हो रही, वो मनसूबाबंदी का सवाल नहीं है, वो सवाल ये है कि जब आप कानून साजी नहीं कर रहे इफेक्टिवली, और जो आपने मिसाल के तौर पर एक स्पेशल असिस्टेंट को आप बिठा दें, वो जो प्रॉपर्टीज और बैंक डिपॉजिट्स की लिस्ट है वो उसके हवाले करें, वो लेटर लिखे कि 15 दिन का नोटिस दे। तो अगर रिकवरी करनी है तो ये तरीका है, लेकिन ताकतवर तबके उखाड़ के फेंक देंगे सिस्टम को, वो ये कहते हैं ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि एक जुमला हमें कहा जाता है कि मुल्क दौर से गुजर रहा है, कौम को थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी, थोड़ा सा मजीद टैक्स देना पड़ेगा, मुल्क की मईशत को हमें ठीक करना है, रिफॉर्म्स लेकर आनी है, ये कहकर नए टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब मसला ये है कि जब 1.1 ट्रिलियन के नए नोट छाप दिए जाएं और 1000 अरब रुपए के कर्जे ले लिए जाएं, तो ऐसे में फिर मईशत को कैसे ठीक किया जाएगा। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद बशीर साहब, एक शब्बर जैदी साहब तशरीफ़ लाए थे टैक्स निज़ाम को ठीक करने के लिए और रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, वो कहाँ चले गए? उन्हें किन मुश्किलात का सामना हुआ, वो क्यों नहीं कर सके, नाकाम क्यों हुए शब्बर जैदी साहब आपके ख्याल में? अच्छा, मैं आपके इससे पहले मैं ज़रा मुख्तसर से आपसे बात कर लूँ जो अभी शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे। जी जी, देखें, कहते हैं जी कि प्लानिंग से मैं इत्फाक नहीं करता। अब वो खुद जब वो बोल रहे हैं कि जी आप असिस्टेंट फलान जगह पे बैठाएं और ये कर लें वो कर लें, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। इसको प्लानिंग ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। नंबर 2, वो कह रहे हैं जी कानून सादी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स कानून बिल्कुल मुकम्मल है। आपके अंदर इरादा तो होना चाहिए काम करने का, आप अपनी प्रायोरिटी तो सेट करें। आप ये तो देखें कि हमने 5 साल में ऑडिट से क्या हासिल किया और अब हम इंफॉर्मेशन जो मौजूद है वहाँ से कुछ हासिल करें और उस पर ज़्यादा जोर दें। तो यही तो प्लानिंग है। कानून तो मुकम्मल है। जिसके पास अनएक्सपेंड पैसा है उसकी एडिशन के लिए सेक्शन मौजूद है, कानून मौजूद है, पेनल्टी मौजूद है। इसलिए कानून सादी की फ़िलहाल इनकम टैक्स में तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मौजूद है। बल्कि थोड़ी बहुत कंसेशन की ज़रूरत ज़रूर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि टैक्स पेयर को मुख्तलिफ चीज़ों में जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो उसे मिलने चाहिए। अब आ जाते हैं शब्बर जैदी साहब की तरफ। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शब्बर जैदी साहब बहुत ही काबिल, बहुत ही काबिल एहतराम और वेल नोन शख्सियत हैं पाकिस्तान के और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रोल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सारी उम्र जो है ना अक्रॉस द टेबल काम किया, दूसरी तरफ बैठ के काम किया। और सेकेंडली शायद हमारा अपना ख्याल ये है कि जो जिस किस्म की रिफॉर्म्स वो लाना चाहते थे ना वो मुख्तलिफ लोगों को सूट नहीं कर रही थी। मैं मतलब कि जनरल बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों को जो है ना वो सूट नहीं कर रहे थे रिफॉर्म्स। और जब वो रिफॉर्म्स की नॉलेज में आई ना कि जी ये रिफॉर्म वो करना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट के अपने जो ऑफिसर थे उन्होंने भी उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने टोटली डिसएग्री किया कि जी हम इन रिफॉर्म्स के साथ काम नहीं कर सकते किसी सूरत भी। और जाहिर है कि जब एक शख्स आया है इस नीयत से कि जी कि मैंने ये चेंजेस लेकर आनी है और उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उसको ज़रूरत क्या है फिर आने की? उसको पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं थी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, ना उसको कोई पोर्टफोलियो की, ना ये ज़रूरत थी कि जो मैं चेयरपर्सन बनूं या कुछ बनूं। तो मेरे नज़दीक तो बात यही है कि उनको प्रॉपरली काम करने नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और उन्होंने मुनासिब ये समझा कि मैं इधर से खुद ही इज्जत से चला जाऊँ। जी इशफाक तौला साहब, सर आप 2 सवाल हैं। एक तो ज़रा शब्बर जैदी साहब के हवाले से ही बताइएगा, दूसरा वो जो मैंने शुरू में आपसे सवाल किया जिस पर आप बात करना चाह रहे थे और मैंने रोक दिया था, ये जीडीपी ग्रोथ जो है क्या आप इत्तफाक कर रहे हैं कि -1% रहेगी आलमी बैंक से पाकिस्तान में? पहले शब्बर जैदी पे आ जाते हैं। जी, शब्बर साहब मेरे तो बड़े सीनियर भी रहे हैं, 4-5 साल फर्गुसन में भी सीनियर रहे हमारे, और एक अच्छा नाम, एक बड़ा काबिल एहतराम नाम है। मेरा ख्याल है वो मिसफिट वाली बात थी और जिस दिन उन्होंने ये जिस जगह मैं बैठा हूँ उसी जगह बैठ के मैंने जब टीवी पे देखा था कि जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से ये धमाका कर दिया कि जी के हम शब्बर जैदी को ला रहे हैं, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने शब्बर भाई आप मत जाओ। मुझे कहा क्यों? मैंने कहा जी दिस इज़ नॉट अ प्लेस, बिकॉज कि आप 8 साल FBR से बाहर रहे हो और आप उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसके लिए मिसफिट हो। देखिए शब्बर साहब के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं और बड़े वीक पॉइंट्स भी हैं। तो जो वीक पॉइंट है ना मेरे नज़दीक वो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ओवरकम कर जाते हैं। और वीक पॉइंट ये है कि उनकी मैन मैनेजमेंट ठीक नहीं है। FBR में शायद बशीर साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैन मैनेजमेंट काउंट बहुत ज़्यादा करती है और मैन मैनेजमेंट शब्बर भाई की जो है ना वो बहुत ही ज़ीरो है। अच्छा, अब दूसरा मसला ये हो रहा था कि उनकी एक आदत है, उनका एक प्रोटोकॉल है कि उनके नीचे 42 पार्टनर काम कर रहे थे और वो 42 बड़े क्वालिफाइड लोग थे जो कि उनकी लैंग्वेज को समझते थे और वो उनकी लैंग्वेज को समझते थे। FBR में वो आप पेज पे नहीं आ सकते। तीसरा ये है कि एक सिस्टम जो आपने बना दिया है जिसमें एक खौफ तारी है हर अफसर के ऊपर कि जी कि अगर मैंने कहीं गलती कर दी तो फिर मेरा जो है ना कलमा पढ़ा जा सकता है कॉल अप नोटिस के थ्रू, तो उससे हर आदमी डर रहा होता है। तो उससे कोई आसान नहीं है काम करना गवर्नमेंट में। और मैं ये समझता हूँ कि ये अनसेरेमोनियल एग्जिट हुआ शब्बर साहब का, जो कि हमारे प्रोफेशन के लिए भी एक ज़रा मेरा ख्याल है
एक अच्छा ओमन नहीं था। मैंने समझाया था और मेरे हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आपको गवाही भी दे देंगे। मैंने कहा शब्बर साहब की शेल्फ लाइफ जो है ना 31 दिसंबर से ज्यादा नहीं होगी, आई एम सॉरी, मैंने ये कह दिया था और वही हुआ। दूसरा आप आ जाए जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, तो जीडीपी ग्रोथ पे मैं आपको छोटी सी मैं आपको बताता हूँ। शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब शायद इस बात की कंफर्मेशन या तस्दीक कर देंगे कि अप्रैल में हमने जब अपने मार्च के डेटा को जब इवेल्युएट करना शुरू किया, मार्च से हमने शुरू कर दिया था ग्राउंड वर्क, तो मैंने ये कहा था कि जी आपका जो लाइकली सिनेरियो है वो -0.38% जीडीपी का नेगेटिव जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जाएगी। तो मुझ पे सब हंसे, इंक्लूडिंग आईएमएफ के हमारे दोस्त हंसे, वर्ल्ड बैंक के भी हंसे, गवर्नमेंट के भी लोग हंसे और माशाल्लाह के बाद सब ने ये कहा कि नहीं अब माइनस में तो चली गई है। अच्छा, पहले वो 1% प्लस पे थे और अब 1% माइनस पे जाना शुरू हो गया। अचानक से यू टर्न मारा उन्होंने और जब शरह नमो हमारी नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने दिया 18 मई को, तो उन्होंने एग्जैक्टली -0.38 दिया। तो उस वक्त मैंने इनको कहा कि यार देखिए आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है और हमने एक एक सबब के पीछे उसका सबब मौजूद रखा कि कौन सी चीज किस वजह से कम होगी। मईशत के अंदर आपकी जो ज़रात के मसले थे, ज़रात का सबसे बड़ा मसला ये था आपकी जो कॉटन की जो हार्वेस्टिंग हुई थी वो बहुत कम हुई थी एस्टीमेट से। आपकी जो खरीफ की जो हार्वेस्टिंग थी वो बहुत कम हुई थी और बहुत लेट शुरू हुई। अनसीजनल आपका रेनफॉल हो गया था। तो वो 3 फैक्टर्स हमें बता रहे थे कि ज़रात में जो आप टारगेट कर रहे थे 3.67 वो अचीव नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक अभी भी ये जो उन्होंने 2.5 के करीब बताया वो भी अचीवेबल नहीं है। अगले साल फिर आपको रिवीजन मिलेगी। इस तरीके से आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो हमें पता है कि माइनस में जा रही है। ये कोरोना से पहले की बातें हैं, कोरोना तो बाद में आया। कोरोना मैं समझता हूँ, अब माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, ये इस गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना है। अगर कोरोना नहीं आता तो ज्यादा बुरे हाल थे इनके। हो सकता है शरह नमो में थोड़ी सी इजाफा हो जाता, मगर दुनिया कहीं और होती, आप कहीं और होते। दुनिया इस वक्त जो ज्यादा तरक्की कर रहा था वो ज्यादा नेगेटिव में गया और हम कम तरक्की कर रहे थे तो कम नेगेटिव में गए। मगर कोरोना की वजह से इनको बेनिफिट हुआ है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे, कंसीडरिंग मैं अगर उसको ओवरऑल सिनेरियो में कंपैरिजन करता हूं तो। मगर सवाल ये पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा क्या होगा। आप देखो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने 3.3 का जीडीपी एग्जैक्टली 3.29 की प्रोविजनल ग्रोथ पिछले साल की दिखाई थी। उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये गलत फिगर है और ये मेरा ख्याल है आपने इलेक्ट्रिसिटी के जो जनरेशन के जो आपने फिगर दिए थे 40% की ग्रोथ की, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी। अब इन्होंने इसको जब रिवाइज में लेके आया कि जी 17% है, तो अब मामला ठहर रहा है। मुझे यहां पर भी शक हो रहा है। दूसरा, उन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कहा था कि जी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो बढ़ेगी। वो हम पहले भी कह चुके थे कॉन्ट्रैक्शन थी और वो भी 2.67 ईयर ऑन ईयर नीचे आई। तो जब पता चल गया इनको कि मेरा ख्याल है ये शायद फिगर लेने में गलती की है। अगर मैं समझता हूँ अगर सोशल मीडिया में ये वो लोग जो जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करे वो ये है कि फिगर फजिंग हुई है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, बिल्कुल मगर ये मेरा ख्याल है हमें एस्टिमेट सही गलत लगाए गए थे हमारे, और इस साल का भी मुझे लग रहा है 0.38 से ज्यादा नहीं जाएगी। अब हम रिवाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 0.38 से ज्यादा 0.8 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगले साल 2.3 अचीवेबल है कि नहीं है, अब मैं नहीं समझता 2.3 अचीवेबल है। बिकॉज कि अगर कोरोना की इफेक्टिव लॉकडाउन हम कर लेते मई के अंदर, अगर हम अप्रैल के मिड से लेके मई के एंड तक तो बेहतर हो सकता था। और आज जून से खोलना शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं, आप 2.3 नहीं 2.3 नहीं, मैं 3% करके आता आपको। अच्छा, सही, इतना इम्पैक्ट होता है इसका। अच्छा, आप मुझे बिल्कुल डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब एक चीज़ और बताइए कि एक तो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये कि किसी भी सेक्टर में जीरो रेटिंग पर गौर किया नहीं जा रहा। दूसरा ये कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17% का जो सेल्स टैक्स है उसमें कोई तब्दीली हो जाएगी, अगर ये कम हो जाए 16% हो जाए तो इसमें उससे कुछ मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन ये भी इतलात हैं कि 17% के सेल्स टैक्स में भी कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो आप कैसे इन फैसलों को देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि बुनियादी सवाल यही है जो तमाम पार्टियां भी मुत्तफिक हैं पाकिस्तान में, कि वफाक और सूबे
हर किस्म की आमदनी पर जो एक मुकर्ररा आमदनी से ज़ायद हो टैक्स मौसर तौर पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसी वजह से ये मसला आता है, कभी विद होल्डिंग टैक्स लगाते हैं, कोई मुख्तलिफ टैक्सेस लगाते हैं, कभी पेट्रोलियम लेवी को 8 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये लीटर कर देते हैं। सारा मसला ही इसलिए है कि वफाक और सूबे सियासी मसलहतों की बिना पर एक मुकर्ररा आमदनी से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि तीनों पार्टियों का आज से नहीं बड़े अरसे से यही है कि हम ये टैक्स लगाएंगे, लेकिन कोई नहीं लगा रहा और उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पहला जुमला तो मेरा ये है। दूसरे ये शब्बर जैदी साहब के मुतालिक मैं इस वक्त नहीं बात करूँगा, मगर जो राय दी गई है वो नाकाम नहीं हुए, उनको नाकाम बनाया गया है, लेकिन किसी वक्त और टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। मगर इस वक्त जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि ये जो कोरोना आया है इसको बिल्कुल सही कहा है अशफाक उल्लाह साहब ने, हुकूमत अपनी तमाम नाकामियों को इसके खाते में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारा मसला क्या है मैं आपको बता दूं, मईशत को अगर आपने गिरो करना है तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। टैक्सों की वसूली GDP के तनासुब से, मुल्की कौमी बचतें और मुल्की और बैरूनी सरमाकारी। अगर मैं बता दूं कि आज हमारी पॉलिसी ये है और पहले भी थी कि कानून तोड़कर जो है वो गरीब आदमी को और बैंकों के डिपॉजिटर को रगड़ें और कानून बनाकर चोरों को मराद दें। मैं आपको सबूत अभी पेश कर देता हूँ। देखिए 2002 में आप चले जाइए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट, पाकिस्तान में बचतों की जो शरह थी डोमेस्टिक वो थी 18.4%। आज वो आ गई है 4.6% पर। इस साल हमने 5,500 अरब रुपए हमारी बचतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से आप कर्जों पर जा रहे हैं। ये बचतें कम क्यों हुई हैं कि आप ये देखिए कि जिस वक्त ये इक़्तिसादी पैकेज आया तो हमने शरह सूद कम कर दी, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या हमें पता है कि जो पाकिस्तान में बैंकों के डिपॉजिट्स हैं रुपीज़ सूदी बैंकों के, वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर। ठीक है, और बैंकिंग कंपनी और राइट सर, डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपकी बात अभी मजीद इस पर हो सकती है, हम आइंदा किसी सेशन में आपको दोबारा ज़हमत देंगे, उस पर तफसील से बातचीत करेंगे। बहरहाल आज के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।